सेंट्रल एक्ट, ये सेंट्रल एक्ट के बारे में मैं कल ही आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका था कि देखो सेंट्रल एक्ट कैसा। ऑलरेडी आप लोगों के पास ड्रॉ होगा, मुझे ऐसा लगता है। आ रहा है ना स्क्रीन पे? ये 3 अलग अलग टाइमलाइन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, सारे बच्चे इधर देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट टाइमलाइन बिफोर इंडिपेंडेंस, फिर एक बनाएंगे बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस बट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यहां पर आ जाएगा आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो भी एक्ट बने बेटा बिफोर इंडिपेंडेंस, जो भी एक्ट बना है वो किसने बनाया होगा? डोमिनियन लेजिस्लेचर ने। ठीक है, इसको भी हम लोग कौन सा एक्ट की कैटेगरी में ले लेंगे बेटा? सेंट्रल एक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कौन से एक्ट की कैटेगरी में ले लेंगे बेटा इसको? सेंट्रल एक्ट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बेटा, गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसके बाद से कौन एक्ट बनाता है बेटा हमारे यहां पर? पार्लियामेंट। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन तीनों ने जो भी लॉ बनाए उन इन सारे के सारे लॉ को हम लोग यहाँ पर कौन सा एक्ट बोल देंगे? सेंट्रल एक्ट बोल देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी से एक बार ये सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन को सारे बच्चे पढ़ लेंगे, जल्दी फटाफट से। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन हम लोग ना बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। इसके ऊपर आप लोग लिख दो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, होल्ड। ओके, अगली डेफिनेशन इज अबाउट कमेंसमेंट। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कमेंसमेंट की। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत होना। तो भाई साहब, कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना। इसका मतलब क्या होगा पता है? एक लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी। मीन्स द डे ऑन विच द एक्ट और रेगुलेशंस कम इनटू द फोर्स। यदि आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कमेंसमेंट, तो आपको बोलते आना चाहिए कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है। कमेंसमेंट मीन्स अ डे ऑन विच एनी एक्ट और रेगुलेशंस कम्स इनटू द फोर्स। ठीक है, तो जिस दिन ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया या जिस दिन भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, कमिंग इनटू फोर्स होता है, उसको अपन लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं साहब? कमेंसमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं जैसे आपको ना एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सुनना आप ध्यान से। जैसे बेटा कंपनीज एक्ट 2013, आपको पता है इसका सेक्शन नंबर 1 जो है ना, मतलब प्रेसिडेंट साहब की जो एसेंट है, वो एसेंट 29 ऑगस्ट 2013 को मिल गई थी, और इसको NIOG ठीक अगले दिन किया गया 30/8/2013 के दिन। और पता है यहीं पर सेक्शन नंबर 1 को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो सेक्शन नंबर 1 किसके बारे में होता है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अरे बोलो हाँ या ना? तो बेटा क्या हुआ था आपको पता है? ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें प्रेसिडेंट साहब की एसेंट मिल गई 29 को, और बेटा इसको NIOG कब कर दिया? 30 को। तो आपको पता है ये जिस दिन एसेंट मिली है ना, और जिस दिन पब्लिश हुआ, तो एसेंट मिली थी पहले, पब्लिश हुआ उसके अगले दिन, तो आपको पता है इसका कमेंसमेंट कब से मान लिया जाएगा? 30/8/2013 से ही मान लिया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ एक्ट ऐसे भी होते हैं, जैसे सेबी ICTR रेगुलेशन था बेटा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सेबी ICTR रेगुलेशन जो है ना, वो NIOG हो गया था। एक डमी डेट ले रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट डेट मुझे खुद को भी याद नहीं है, एक डमी डेट ले रहा हूं मैं, कि ये 30/12/2015 को पब्लिश हुआ था, और बोल दिया था बेटा कि ये 31/1/2016 से एप्लीकेबल होगा। तो बेटा इन्होंने NIOG भले ही ये कर दिया, बट ये कमेंसमेंट कब से माना जाएगा आपको पता है? 31/1/2016 से माना जाएगा। तो कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? कमिंग इनटू फोर्स, कमिंग इनटू ऑपरेशन। ये कब से एग्जिस्टेंस में आएगा? तो यहां पर आपने NIOG कब कर दिया डजंट मीन, बट एप्लीकेबिलिटी इसकी कब से होगी वो मैटर करती है। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? कमेंसमेंट बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या क्या है कमेंसमेंट का मीनिंग आपको समझ में आता है क्या? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। कमेंसमेंट used with reference to an act or regulation shall means the day on which
the act or regulations come into the force. Coming into force or entry into force, also called commencement, refer to the process by which legislation, regulation, treaties, and any other legal instrument come to have the legal force and that effect. Are you getting my point? क्या ठीक है, यहां पर ना आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज रीड एंड लीव. ठीक है, ये रीड एंड लीव कैटेगरी की बात कर रहा है, कोई ऐसी सीरियस और खास बड़ी बात नहीं कर रहा है. ठीक है, ये रीड एंड लीव कैटेगरी की बात कर रहा है. ठीक है, चलो क्या बोलता है देखो. अ लॉ कैन नॉट बी सेट टू बी इन फोर्स अनलेस इट इज ब्रॉड इनटू ऑपरेशन बाय लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट और बाय द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी बाय अ delegated empowered to bring it into operation. The theory of the statutes being in the operation is in constitutional sense, though it is not in fact in operation, has no validity. अरे यार वो ये बोल रहा है कि जब तक कोई भी चीज अप्रूव नहीं होगी और अप्रूव होगी तुम उसको प्रॉपरली पब्लिश नहीं करोगे तब तक वो कभी भी कमिंग इनटू फोर्स मानी ही नहीं जाएगी. तो हम लोग ऊपर वही तो बात कर रहे हैं, कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, कमिंग इनटू फोर्स. वो ये बता रहा है कमिंग इनटू फोर्स तब तक नहीं होगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशनली वो पब्लिश नहीं किया जाएगा और स्टैट्यूटरीली वो अप्रूव नहीं किया जाएगा. तो अप्रूव भी होना चाहिए, पब्लिश भी होना चाहिए. अरे वही तो हम बहुत बात बोल रहे हैं ना भाई, इसलिए अपन लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, रीड एंड लीव. क्लियर है क्या? अरे बोलो. चलो आगे की बात करते हैं हम लोग. डॉक्यूमेंट्स. पता है मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ तीन चीजें डिस्कस कर लूंगा. डॉक्यूमेंट्स तो एक करना ही है, इसके साथ डीड भी डिस्कस कर लूंगा और इसके साथ में मैं इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कस कर लूंगा. ठीक है, तीनों चीजें डिस्कस कर लूंगा मैं. सर ध्यान से सुनना, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है. मैं सबसे पहले ना यहाँ पर एक प्लेन पेपर ले लेता हूँ आप लोगों के सामने. नाउ सी बेटा, ये क्या मैं इसको डॉक्यूमेंट्स बोल सकता हूँ? क्या डॉक्यूमेंट्स है? क्या क्या कोई बोल सकता है डॉक्यूमेंट्स है? नहीं सर, इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है. ठीक है, यदि मैं इसके ऊपर ऐसे दो डॉट लगा दूं, एक और ये दो, क्या ये डॉक्यूमेंट्स है? क्या आपको पता है? आंसर आएगा यस, ये डॉक्यूमेंट्स हो सकता है. दो डॉट किसी के लिए इंफॉर्मेशन. ठीक है, मैंने क्या किया पता है, यहां से ऐसे किया, ये ऐसा कुछ कर दिया, फिर यहां से एक ऐसा किया, फिर ये कुछ ऐसा कर दिया, फिर ये कुछ ऐसा किया, फिर कुछ ऐसा किया, फिर यहाँ पर कुछ ऐसा किया, फिर यहाँ पर ये कुछ अंदर और ऐसी डिजाइन विजाइन डाल दी. ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ करते रहा. एक बात बताओ, क्या ये डॉक्यूमेंट्स है? क्या आपको पता है? यस. हो सकता है ये किसी के लिए बेटा खजाने तक पहुंचने का मैप हो सकता है ये कोई सीक्रेट कोडिंग में कुछ बातें लिखी हो जिससे किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या मिलेगी बेटा, इंफॉर्मेशन. इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं पता है? डॉक्यूमेंट्स. पता है डॉक्यूमेंट्स ना हमेशा इन राइटिंग होते हैं, रिटर्न होते हैं. जो भी रिटर्न थिंग्स होती है, जो भी इन राइटिंग होती है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स. तो केवल और केवल ऐसा नहीं हर एक लिखी हुई चीज डॉक्यूमेंट्स है. वो उससे हमको क्या मिलनी चाहिए साहब? कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए. यदि उससे हमको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, हम लोग उसको क्या बोल देंगे यहाँ पर? डॉक्यूमेंट्स बोल देंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोलो. तो आपको पता है कोई भी हमसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट्स, कोई भी लिखी हुई ऐसी चीज जिससे कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे पता है? डॉक्यूमेंट्स बोल देंगे. चाहे वो लिखा हुआ पेपर पे हो, चाहे वो लिथोग्राफेड हो, चाहे वो फोटोग्राफेड हो, चाहे वो कैरिकेचर हो, चाहे वो कहीं पर प्रिंटेड हो, या इवन मैप या पिक्चर भी क्यों ना हो, यदि उससे हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, वो हमारे लिए क्या मानी जाएगी साहब? डॉक्यूमेंट्स मानी जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या तो आप कुछ भी लिख दो भाई, एनीथिंग रिटर्न, कुछ भी लिखा हुआ है पर जिससे क्या मिलना चाहिए हमको? इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पर? डॉक्यूमेंट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया. देखो मैं तीन वर्ड लिखता हूं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स, डीड, इंस्ट्रूमेंट्स. ये तीन चीज लिख देता हूं मैं. तीन इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, डीड एंड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, डीड और इंस्ट्रूमेंट. तो डॉक्यूमेंट्स के लिए तो मैंने बोल दिया भाई, कोई भी ऐसी चीज जो कि इन राइटिंग है और जिससे हमको क्या मिलती है साहब? कोई इंफॉर्मेशन. और वो रिटर्न में चाहे ऑन पेपर हो, चाहे लिथोग्राफेड हो, चाहे फोटोग्राफेड हो, चाहे कैरिकेचर हो, या कोई मैप हो, या कोई पिक्चर हो भाई, जिससे हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, उसको हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर? डॉक्यूमेंट्स बोल देंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो जल्दी से. सर डीड क्या होती है? बेसिकली डीड जो होती है ना, इट इज अ एग्रीमेंट. ये दो पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है. सर दो पार्टी के एग्रीमेंट के साथ साथ आपको पता है बेटा, ये बेसिकली पार्टियों के एमओयू को बताता है. एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग.
ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और एक तीसरा वर्ड होता है बेटा, इट इज अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट इंस्ट्रूमेंट। पता है इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक यूनिक डेफिनेशन है। ये इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले ना मैं यहां पर सिंपली एक लाइन लिखूंगा। क्या लिखूंगा पता है आपको? ऑल इंस्ट्रूमेंट is a document, but all documents are not an instrument. Oh my God! क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? मैंने यहाँ पर लिख दिया all instrument is a document, but all documents are not an instrument. मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है, बट हर एक डॉक्यूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो बताओ जल्दी से फटाफट से, ज्यादा क्या बनते होंगे, डॉक्यूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट? अबे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना टोपे, इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना बनेंगे। ठीक है, ज्यादा क्या बनेगा? और उन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ क्या बन जाएंगे? इंस्ट्रूमेंट। तो क्या सारे डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट बन पाएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर तो ऑल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट बट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट। बोले सर एक बात बताओ ना, आप बोल रहे हो ऑल इंस्ट्रूमेंट आर डॉक्यूमेंट बट ऑल डॉक्यूमेंट आर नॉट इंस्ट्रूमेंट, तो सर इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट से इंस्ट्रूमेंट बनने का मेथड क्या है, रेसिपी क्या है? मैंने बोला ओके, लो मैं आपको रेसिपी बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट से इंस्ट्रूमेंट कैसे बनता है। और लो भाई सुनो, एक ऐतिहासिक, चमत्कारिक और अनोखी डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। एनी डॉक्यूमेंट्स विच सिडेल एनी आरटीआई। क्या बोल दिया बेटा हम लोगों ने? इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन यदि हमसे कोई भी पूछे, बोले व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट, बोले एनी डॉक्यूमेंट्स विच सिडेल एनी आरटीआई। क्या बोलेंगे हम लोग? एनी डॉक्यूमेंट्स विच सिडेल एनी आरटीआई। क्या बोलेंगे बेटा? एनी डॉक्यूमेंट्स विच सिडेल एनी आरटीआई। क्या बोलेंगे बेटा? एनी डॉक्यूमेंट्स विच सिडेल एनी आरटीआई। देखना बेटा, सिडेल बोलते बोलते कुछ तुम्हारे वाले दूसरे वर्ड मत बोल देना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिडेल ही बोलना है। क्या बोलोगे? सिडेल। तो एनी डॉक्यूमेंट विद सिडेल एनी आरटीआई इज नोन एज व्हाट? इंस्ट्रूमेंट। सर बोले क्या होगा सर, ये थोड़े कोड वर्ड को आप ब्रेक करके बताओ ना कि अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा। मैंने बोला देखो ओके मैं बताता हूं बेटा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स, बोलो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो कि कोई राइट टाइटल या इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कोई भी राइट टाइटल इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है? कोई भी राइट टाइटल इंटरेस्ट। वापस से, कोई भी राइट टाइटल इंटरेस्ट। आपको पता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या तो वो क्रिएट कर रहा है, या एक्सटिंग्विश कर रहा है, या डिक्लेयर कर रहा है, या असाइन कर रहा है, या लिमिट कर रहा है। अरे बोले नहीं सर हम बेरू बन गए सर, क्या हुआ ये? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के फेवर में कोई राइट टाइटल या इंटरेस्ट क्रिएट करता है, एक्सटिंग्विश करता है, डिक्लेयर करता है, असाइन करता है, या लिमिट करता है। अरे क्रिएट करना मतलब कोई राइट क्रिएट करना है यार। एक्सटिंग्विश करना मतलब उसके फेवर में डिस्पोज ऑफ कर देना। डिक्लेयर करना मतलब एक डिक्लेरेशन देना कि आज से प्रॉपर्टी उसकी। असाइन करना मतलब मेरी है पर यूज करने दे दी उसको। और लिमिट, यूज तू कर पर इतने इतने पोर्शन को यूज करना है, इससे ज्यादा यूज नहीं करेगा। तो भाई साहब वो क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया। जहां पर एक पर्सन अपना राइट टाइटल और इंटरेस्ट क्या कर रहा है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है बाय वे ऑफ क्रिएशन, एक्सटिंग्विश, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट। तो वो जिस पेपर पे करके देगा ना, जिस पेपर पे ये चीज होगी ना, उस पेपर को अब नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं बोलेंगे, अब वो पेपर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ऐतिहासिक डेफिनेशन है। अदरवाइज आपको पता है बच्चे ऐसा याद करते थे पहले इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। बोले एनी डॉक्यूमेंट्स विच इन विच एनी पर्सन, वन पर्सन ट्रांसफर और राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू क्रिएटिंग, एक्सटिंग्विश, डिक्लेयर्ड, असाइन, लिमिट। ये इसमें से आधे वर्ड तो भूल ही जाता था वो कि लिखना क्या है। अरे कितना सिंपल है ना, आपने डेफिनेशन बोल भी दी और किसी को पता भी नहीं लगा। कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट, बिना फीस के तो इतना ही बोलना, एनी डॉक्यूमेंट्स विच सिटेल एनी आरटीआई। बिना फीस के तो इतना ही बोलना। फिर बोले अरे नहीं नहीं अच्छे से बताओ ना क्या होता है, फिर बोलना फीस लगेगी। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम फ्री में थोड़ी ना आपको ज्ञान देंगे भाई। क्या फ्री में ज्ञान देने के लिए तुमने डिग्री ली है क्या? नहीं।
क्या फ्री में ज्ञान देने के लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी क्या? नहीं। समाज सेवा ही करते रह जाओगे तो खुद की और घर वालों की सेवा कब करोगे बेटा? इसके लिए आपको क्या लगेगी, क्या चार्ज करनी पड़ेगी? फीस। तो बोलना अब हम आपको बताते हैं, बोलना इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। बोलना आप पहले तो उसको भी 2-3 बार बोल के याद करवा देना। बोलना एनी डॉक्यूमेंट्स विद सिडेल एनी आरटीआई, बोल रहे एक बार वापस से, फीस 100 रुपए कम लेंगे। बोलना एनी डॉक्यूमेंट्स विद सिडेल एनी आरटीआई। वो बोलेगा ओके, इतना तो पता लग गया। बोलेगा भैया भैया बताओ क्या होता है। उसको बोलना देख, बोलना कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, असाइन हो रहा है या लिमिट हो रहा है, तो जिसके भी ऊपर ये लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंस्ट्रूमेंट। वो बोलेगा लाओ भैया फीस वापस दो, इतनी सी चीज की तुमने 5,000 रुपए फीस ले ली। बोलना बस काम ही ऐसा है, तभी तो सीए बने हम, टोपी बाज है, कंटेंट के टोपी बाज है भाई, कंटेंट के। लिख लो ये इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन भी। हाँ भाई पहले एक काम करो, पहले ये डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन समझ लो, फिर इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है? लो डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन देखो पहले। ये सारी चीजें बेकार है बेटा, ये बेकार है ऊपर की, ये ऊपर वाले पैराग्राफ को आप कट कर देना। और यही की सेम डेफिनेशन में आपको IOS में भी पढ़ाऊंगा, सेम डेफिनेशन आएगी IOS में भी। लो देखो साहब, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड, नंबर 1 क्या बोल रहा है, एनी मैटर रिटर्न एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस। दूसरा कैसे, बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और बाय मोर देन वन ऑफ दिस मीन्स। और तीसरे पे इन्होंने क्या बोला है, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज। एंड चौथा क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? और आगे इन्होंने छोटी मोटी बातें बोली है, थोड़ी सी तवज्जो दे दो इनको। तवज्जो का मतलब थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो, प्रायोरिटी दे दो। क्या बोल रहा है ये, thus the term documents includes any substance upon which any matter in writing, written or expressed by means of letter or figure or recording that particular matter. For example book हो गया, book is a document, file is a document, painting is a document, encryption is a document, even computer files are documents. However it does not include Indian currency, है ना, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टाइटल इंटरेस्ट। मैं अभी डेफिनेशन लिखा भी रहा हूँ बेटा, काय टेंशन लेते हो यार, लिखवा भी रहा हूँ, लिखो। राइट टाइटल इंटरेस्ट होता है। चलो एक बार पहले तुम लोग ना शांति पूर्वक तरीके से ये डेफिनेशन पढ़ लो डॉक्यूमेंट्स की, सेक्शन नंबर 318 के साथ, है ना? फिर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट भी लिखा दूंगा। चलो डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन भी क्लियर, इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन भी क्लियर। अब आती है बेटा अगली डेफिनेशन, इनेक्टमेंट। ओके, इनेक्टमेंट। तो ये इनेक्टमेंट का मतलब केवल और केवल कंपनीज एक्ट 2013, मतलब ऐसा एक्ट नहीं होता है, इसको बोला जाता है स्टैट्यूज। एज स्टैट्यूज नहीं, स्टैट्यू बोलो केवल और केवल, स्टैट्यू, स्टैट्यूट एज अ होल। क्या बोला जाएगा इसको, स्टैट्यूज एज अ होल। मतलब आपको पता है इनेक्टमेंट का मतलब ऐसा नहीं होगा यार कि केवल और केवल कंपनीज एक्ट 2013। यार इनेक्टमेंट का मतलब होता है सी, इनेक्टमेंट का मतलब होता है दिस इज इनेक्टमेंट यार। ये ये एक्ट हो गया, सर्कुलर हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, ऑर्डर हो गए, रूल्स हो गए, शेड्यूल हो गए, दिस इज कॉल्ड इनेक्टमेंट। जब लोग बोलते हैं ना लॉ एज अ होल, पूरा कंपनीज एक्ट जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, जो जो कंपनीज एक्ट के पार्ट है, उन सबको मिलाकर जब हम लोग एक साथ रखेंगे तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द इनेक्टमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इनेक्टमेंट का मतलब होता है स्टैट्यूज एज अ होल, इन सबको मिलाकर हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनेक्टमेंट बोलते हैं। तो इनेक्टमेंट का मतलब केवल और केवल प्लेन एक्ट नहीं होता है, इनेक्टमेंट का मतलब होता है इसके अंदर रेगुलेशंस भी आते हैं, सर्कुलर्स भी आते हैं, रूल्स भी आते हैं, ठीक है, बाइलॉज भी आते हैं, शेड्यूल्स भी आते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, इनेक्टमेंट बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इसको, इनेक्टमेंट को एक्ट एज अ होल, स्टैट्यूट एज अ होल। इसमें केवल और केवल हम लोग एक्ट की बात नहीं करेंगे, इसमें रूल्स, रेगुलेशंस, बाइलॉज सब चीजें आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या नाउ देखो ना यहाँ पर इतनी सी बात को इन्होंने कितने बड़े तरीके से लिखा हुआ है। जहां पर ये लोग बोलते हैं बेटा इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट शैल इंक्लूड द रेगुलेशंस एंड एनी रेगुलेशंस ऑफ, अच्छा पहले अलग अलग होते थे बेटा, रेगुलेशन ऑफ बंगाल अलग होता था, रेगुलेशन ऑफ मद्रास अलग होता था, और बॉम्बे कोड अलग होते थे, इनको भी ये इंक्लूड कर लेगा, ठीक है? And shall also includes any provisions contained in any act or in any such regulations as aforesaid। इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, इनेक्टमेंट बोल देंगे। बोलो, it has been held that enactment would include any act
made by upon union parliament or state legislature. Again, since enactment is defined to include also any provision of the act, और यहां पर देखो अब थोड़ी टेक्निकल बात होगी जिसको मैं सिंपल तरीके से आपको लिखा भी दूंगा, ठीक है, लेकिन ये अगली 3 लाइन आपको बढ़िया, 4 लाइन आपको अगली बढ़िया तरीके से पढ़ना है। उसमें वो केस लॉ जो लिखा हुआ है वो मैं आपको हटवा भी दूंगा, ठीक है। केस लॉ को छोड़कर हम लोग बात पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है बेटा, ये इफेक्ट ऑफ रिपील। रिपील का मतलब क्या हुआ पता है? ओल्ड लॉ गॉन, न्यू लॉ कम इनटू द एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहां पे इन्होंने बोला है कि न्यू लॉ एग्जिस्टेंस में आ गया और ओल्ड लॉ जो है वो चला गया। तो बेटा ओल्ड लॉ के जाने का मतलब ये नहीं कि वो डिलीट हुआ है भाई, ओल्ड लॉ ऐसा गया है ना जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया है कि इट इज लाइक अ राम नाम सत्य है। ये माना जाएगा कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं, क्या माना जाएगा बेटा, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है, ये मान लिया जाएगा बेटा ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखना। सेक्शन नंबर 6 वुड अप्लाई टू अ केस वेयर नॉट ओनली द एंटायर एक्ट इज रिपील, पूरा एक्ट खत्म नहीं हुआ, बट ऑल्सो वेयर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज रिपील। वो ये बोल रहा है कि इनेक्टमेंट में जैसे मान लीजिए कंपनीज एक्ट 1956 था, तो बेटा कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हो गया, मतलब खत्म हो गया, कंप्लीटली ऑब्लिटरेशन हो गया, ठीक है, वो पूरी तरीके से अबॉलिश हो गया। तो अब बेटा उसकी जगह पर क्या आ गया, कंपनीज एक्ट 2013। तो बोले कंपनीज एक्ट 1956 पूरा ही चला गया, उसकी जगह पर कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, तो कंपनी से रिलेटेड इनेक्टमेंट हम लोग कौन सा मानेंगे अब, कंपनीज एक्ट 2013, उससे रिलेटेड रूल्स, उससे रिलेटेड रेगुलेशंस, उससे रिलेटेड बायलॉज। क्या कंपनीज एक्ट 1956 का कोई भी किसी भी तरीके का रेफरेंस लेंगे क्या? ना जी ना। आपको पता है यदि कंपनीज एक्ट 1956 पूरा नहीं जाता और उसके 15, 20, 25, 50, 100 सेक्शन हटा देते, तो बेटा आप पता है वो जब इनेक्टमेंट की बात करते तो वो 100 सेक्शन को हटाकर अब आप उसको इनेक्टमेंट मानते, और अभी भी आप कंपनीज एक्ट 1956 ही मानते, क्योंकि पूरा एक्ट डिलीट नहीं हुआ, केवल उसके कुछ प्रोविजंस डिलीट हुए। तो रिपील का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा की पूरा एक्ट डिलीट होना चाहिए, रिपील का मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस भी रिपील होते हैं, और जो प्रोविजंस रिपील हुए आप उनको हटाकर क्या करोगे, बाकी पूरे के पूरे एक्ट को रीड करोगे तो वो एक्ट इफेक्ट में रहेगा, वो एक्ट को हम लोग इनेक्टमेंट मान लेंगे, और जो प्रोविजन रिपील हुआ है वो ये मान के रिपील कर देंगे कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो नाउ यहाँ पर इन्होंने यही बोला है, आपको कट क्या करना है, आपको ये पंजाब सुखदेव है ना, गुप्ता जी को क्या कर देना है, आपको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। इसको लिख लो, सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, लिख लो बेटा। रिपील, रिपील का मतलब पूरे एक्ट का खत्म होना नहीं होता है, रिपील का मतलब पूरे एक्ट का खत्म होना नहीं होता है। यदि कोई प्रोविजन भी रिपील हुआ है, यदि कोई प्रोविजन भी रिपील हुआ है, यदि कोई प्रोविजन भी रिपील हुआ है, तो उसको छोड़कर बाकी पूरे एक्ट को इनेक्टमेंट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो उसे छोड़कर बाकी सारे एक्ट को इनेक्टमेंट में कंसीडर कर लिया जाएगा। उसको छोड़कर बाकी सारे एक्ट को इनेक्टमेंट में कंसीडर कर लिया जाएगा, इनेक्टमेंट में कंसीडर कर लिया जाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो, लिख लिया ना? नीचे देखो और एक बढ़िया बात बोली है इन्होंने, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नथिंग बट अ स्पीशी ऑफ लेजिस्लेशन। ओह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीशीज? हाँ वैसे ठीक है, आप लोग
टाइप्स वैरायटी जो बोल रहे हो वो ठीक है, मतलब वो भी उसी से कनेक्टेड है। मैं यहाँ पर बोलूंगा इन सेम टाइप, मतलब उसी के जैसा, लाइक दैट, जिसको एक सेम प्रजाति सेम काइंड का भी बोला जाता है, स्पीशी मतलब। ठीक है। अरे यार जैसे कई बार ऐसा होता है ना, आप कभी भी ना किसी भी ऑयल पेंट मतलब कलर एशियन पेंट वेशियन पेंट के शोरूम पे जाओ और आप उनको बोलो कि यार हमको ना घर पे कलर करवाना है, और आप ना अपने एक कलर का कोई फोटो लेके जाते हो, आप बोलते हो कि हमको यही कलर चाहिए। पता है वो आपको ना एक कैटलॉग देते हैं, वो बोलते हैं कि देखो आपने जो एक कलर लिया है ना, आप जो कलर बता रहे हो, ये सेम स्पीशी के ये 5-7 अलग अलग और कलर है। तो सेम कैटेगरी के सेम प्रजाति के आपको और अलग अलग कलर की वैरायटी दिखा देता है। उसको अपन लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं पता है? स्पीशीज बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नथिंग बट द स्पीशीज ऑफ द लेजिस्लेशन। मतलब वो ये बोल रहा है लेजिस्लेशन, मतलब वो ये बोल रहा है कि जैसे जो स्टैट्यूज है, वो स्टैट्यूज के अंदर एक्ट आता है, ठीक है, एक्ट के साथ साथ उसके सर्कुलर नोटिफिकेशन शेड्यूल्स आते हैं, एंड उसी के अंदर उसी कैटेगरी में और चीजें क्या इंक्लूड हो जाती है? आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस। The legislature intent of enacting the same itself delegates the power to other person, whether is enacted by delegates of legislature is also enacted। अरे यार मतलब देखो हमारे इंडिया में अभी लॉ बनाने की पावर किसके पास है बेटा? पार्लियामेंट के पास। अरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉ बनाने की पावर किसको दी है बेटा? पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट ने अपनी ये 3 लिस्टों के तहत अपनी पावर को डेलीगेट किया या नहीं किया है? देखो ना, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। अरे बोलो ना यार। तो यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाती है? सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको पता है वो क्या बोल रहा है? लॉ बनाने की पावर किसके पास थी आपको पता है? पार्लियामेंट के पास। बट पार्लियामेंट ने अपनी पावर किसको डेलीगेट कर दी है? सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट में। तो अब ये लोग जो भी लॉ बनाएंगे ना, उसको भी हम लोग इनेक्टमेंट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी पावर डेलीगेट करी है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉन्करेंट लिस्ट से जो भी लॉ बनेगा उसको लॉ नहीं मानेंगे, उसको इनेक्टमेंट नहीं मानेंगे। बोले उसको भी इनेक्टमेंट मानेंगे। किसी अथॉरिटी के पास लॉ बनाने की पावर थी, यदि उसने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है तो भी हम लोग उसको क्या मानेंगे? यहाँ पर इनेक्टमेंट मानेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ठीक है? आप सिंपली यहाँ पर एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, मतलब ये ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू से। जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो कि लॉ मेकिंग पावर इज विद पार्लियामेंट। जल्दी जल्दी चलो, मैं लिखवा देता हूं आपको, लिखो। लॉ मेकिंग पावर इज विद पार्लियामेंट। यार बेटा अब इतनी खतरनाक डेफिनेशन इन्होंने दी है ना, जिसको पढ़ाने का तो मेरा लेवल ही नहीं है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट व्हाट? फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आई कैन नॉट टीच यू यार, बिकॉज मेरा वो लेवल ही नहीं है। फिर दूसरा आता है कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। जरा जल्दी से डेफिनेशन को पढ़ के देखो ना, और इसके नीचे में एक लाइन लिखा दूंगा जो कि ऑलरेडी सेक्शन नंबर 366 में लिखी हुई है, कि केवल और केवल जब भी ईयर लिखा रहे, ईयर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ईयर इज रिनॉन्ड एज कैलेंडर ईयर। कौन से ईयर को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? वो कैलेंडर ईयर। जब भी प्लेन ईयर लिखा रहे तो प्लेन ईयर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? कैलेंडर ईयर। बोलो ना, क्या ये बात समझ में आती है क्या? किसको रिप्रेजेंट करेगा ये? कैलेंडर ईयर। तो एक बार जरा डेफिनेशन बढ़िया तरीके से पढ़ लो। चलो मालिक, इफ इट इज डन, तो अगला देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि कम से कम पिछले 10 अटेम्प्ट में से 5 अटेम्प्ट में पूछी गई है। कभी 2 नंबर के लिए भी पूछी गई है, कभी 4 नंबर के लिए भी पूछी गई है, कभी 3 नंबर के लिए भी पूछी गई है। क्या डेफिनेशन है आपको पता है? गुड फेथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास ए कैटेगरी डेफिनेशन है। क्या बोला गया है आपको पता है क्या? गुड फेथ क्या होता है? कभी आपने वर्ड सुना है क्या गुड फेथ का? गुड फेथ का मतलब क्या होता है? पूरी ईमानदारी से काम करना, अच्छे से काम करना। ठीक है, आपको पता है देखो, ये जो जीसीए वाला गुड फेथ है ना, सेक्शन नंबर 322 में जो गुड फेथ की डेफिनेशन दी है, इन्होंने क्या बोला है पता है गोपी भाई? बोले आपने कोई वर्क ऑनेस्टली कर दिया है, चाहे वो वर्क नेग्लिजेंटली किया हो या नेग्लिजेंटली ना किया हो, तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे पता है? गुड फेथ बोलेंगे। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, गोपी की मॉम ने गोपी को ना 100 रुपीज दिए और गोपी को बोला कि जा बेटा ये 1 किलो ना टमाटर लेके आ जाना। ठीक है, गोपी ने क्या किया? 100 रुपीज ना डायरेक्टली वो सब्जी वाले को दे दिए, 100 रुपए देकर बोला भैया 1 किलो टमाटर तोल दो। और वो सब्जी वाला इसको बोल भी रहा है भैया, बोले आपके पैसे वैसे, अरे बोले रख पूरे रख। और 100 रुपए में बेटा क्या किया पता है? ये टमाटर लेकर आ गया और घर पे मॉम को इसने टमाटर दे दिए।
आपको पता है बेटा, पहली चीज तो ये 100 रुपए किलो टमाटर लाया, जो कि मार्केट में 100 रुपए किलो टमाटर का भाव ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बेटा, ये इतने घटिया किस्म के टमाटर लाया बेटा, जो एकदम फेंकने वाले टमाटर थे, जो एकदम सड़े हुए टमाटर थे बेटा, ये वो टमाटर ले आया। आपको पता है मॉम ने इसको कुछ बोला कि बोले गोपी ये तूने क्या किया, मॉम डांटने वाली थी, लेकिन यार मॉम ने बोला नहीं यार, द एक्ट इज डन इन गुड फेथ। सो मैं गोपी को डांट नहीं सकती हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोपी का कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, यहाँ पर गोपी का क्या था बेटा, बोनाफाइड इंटेंशन। तो आपको पता है ये जो हमारा जनरल क्लॉजेस एक्ट है ना, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन नंबर 322 जो है, वो गुड फेथ की डेफिनेशन ऐसी देता है। वो बोलता है कि ईमानदारी का भाव होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। यदि आप किसी भी एक्ट को करने में, किसी भी काम को करने में यदि ईमानदारी है, ऑनेस्टली यदि आपने कोई काम किया है, चाहे वो नेग्लिजेंटली किया हो या ना किया हो, चाहे वो प्रॉपर ड्यू केयर से किया हो या ना किया हो, इट डजंट मैटर, हम लोग वी विल कंसिडर दैट एज एन गुड फेथ। और आपको पता है ये डेफिनेशन को बहुत सारे सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशंस ने डिस्कार्ड कर दिया, बोले हम ये डेफिनेशन नहीं मानेंगे। अदरवाइज जनरल क्लॉजेस एक्ट आया इसलिए था, टू मेक द शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशंस, ताकि सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस में ये सेम वर्ड्स की मीनिंग को लिखकर उनको अननेसेसरली बड़ा बड़ा ना बनाया जाए, इसीलिए यहाँ पर ये जनरल क्लॉजेस एक्ट लाया गया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको पता है इवन दो एक केस लॉ हुआ था, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग, ठीक है, एक केस लॉ हुआ था बेटा, ध्यान से देखना, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग। और ये जो केस लॉ है ना बेटा, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सबसे पहले इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड किया। उन्होंने बोला भाई साहब आप क्या पागल हो गए हो क्या, आप बोल रहे हो कि कोई एक्ट आपने ईमानदारी से कर दिया, बिना टमाटर का भाव पूछे टमाटर खरीद लिए, खुद टमाटर छाटने की बजाय, बिनने की बजाय आपने दुकान वाले को बोल दिया, और बस आप जाकर टमाटर लेकर आ गए और अपने घर पे अपनी मॉम को आपने टमाटर दे दिए, बोले क्या ये गुड फेथ हुआ? अरे बोले कोई गुड फेथ नहीं है, ये बहुत रफ डेफिनेशन है ये। बोले ये गुड फेथ तब माना जाता जब आप यहां से घर से 100 रुपए लेकर जाते, 3-4 दुकान पर भाव पूछते, होता यदि जहां पर टमाटर अच्छे होते वहां पर थोड़ा सा नेगोशिएशन करते, और अच्छे टमाटर देख कर अपनी चॉइस से आप लाते, दैट इज कंसिडर्ड एज गुड फेथ। जहां पर आपने ऑनेस्टली काम भी किया, प्रॉपरली ड्यू केयर से भी काम किया, और विदाउट नेग्लिजेंस ये काम किया, तब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे कि आपने कोई भी एक्ट जो किया है वो कैसे किया है, इन गुड फेथ किया है। पर हमारा जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है, वो तो सिर्फ एक एलिमेंट को कंसिडर करता है, और कौन से एलिमेंट को कंसिडर करता है पता है? एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी। दिस केस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना है ये केस लॉ का नाम, और ये केस लॉ का नाम याद भी हो जाएगा यार। देखो ना, इसमें मोंग 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 ही 3 बार है बेटा, ठीक है? तो वो पुरानी बैच के बच्चे इसको ऐसा बोलते थे, बोले ये मूंग वाला केस लॉ है। कौन सा केस लॉ है? मूंग वाला, ठीक है। बोले सर इसमें बोले पूरा नाम लिखने की बजाय हम लोग ऐसा मोंग वर्सेस मोंग नहीं कर सकते क्या इसको? नहीं भाई, ये मोंग वर्सेस मोंग नहीं बन सकता है, आपको पूरा खानदान का नाम, पिताजी का नाम, सरनेम पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है? तो नाम था मोंग, पिताजी का नाम था ओंग, सरनेम क्या था इनका? पू। वर्सेस दूसरी पार्टी कौन थी? एक का नाम था मोंग, पिताजी का नाम क्या था? सी, और सरनेम क्या था? मोंग, ठीक है? ऐसा फॉरेन में होता है बेटा, जो सरनेम होता है वही नाम होता है। आपको पता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बेटा, पिताजी और बेटे का नाम ही सेम है। हाँ, अरे अरे क्या बात कर रहे हो, चाइना में होता है, बहुत सारी और ऐसी अरब कंट्रीज है वहां पे भी हो जाता है। तो बेटा देखो यहाँ पर इन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि केवल और केवल ऑनेस्टी का होना हमारे लिए गुड फेथ है। बट बेटा यहाँ पर ना सेंट्रल एक्ट को फ्रीडम दी गई है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग अपने अपने सेंट्रल एक्ट में मेंशन कर दोगे, तो हम लोग उसको रेफर करेंगे रेदर देन इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ जीसीए। तो यदि कोई स्पेसिफिक एक्ट, कोई सेंट्रल एक्ट अपने अंदर गुड फेथ की डेफिनेशन लिख लेता है, तो गुड फेथ की डेफिनेशन उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगी, उसके ऊपर जीसीए वाली डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है? और ये जो पर्टिकुलर केस लॉ था, ये पर्टिकुलर केस लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बगावत की बात करता है, कि सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना किया था कि हम ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए गुड फेथ का मतलब केवल और केवल एक्ट ऑफ ऑनेस्टी नहीं होता है। हमारे लिए गुड फेथ का मतलब होता है यहाँ पर कि आपको ड्यू केयर से भी काम करना है, विदाउट नेग्लिजेंस काम करना है, तभी जाकर हम लोग बोलेंगे कि आपने जो काम किया है वो कैसे किया है, ना गुड फेथ किया है। नाउ सी ओवर हियर, अ थिंग शैल डीम टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज डन, where it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not। चाहे आपने प्रॉपर सावधानी से किया हो या नहीं किया हो, पर फिर भी यदि आपने ईमानदारी से किया, ईमानदारी का भाव होना चाहिए। टमाटर लेने गए ना ईमानदारी से, खुद लेने गए ना, किसी को भेजा नहीं ना, बोले बस आप बहुत ईमानदार हो, वेरी गुड बोले, ठीक है? दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ अंडर दी
General Clauses Act 1897 is one of the fact. It is to be determined with reference to the fact and circumstances of each case. Thus, anything done with due care and attention, which is not malified. Malified का मतलब होता है bad intention. जहां पर आपका bad intention नहीं है, good intention है. Is presumed to have been done in good faith. Okay, मतलब जहां पर भी आपका malified intention नहीं है, वहां पर ये माना जाता है कि आपने जो भी काम किया है वो कैसे किया है, इन अ good faith किया हुआ है. ठीक है. For example, an authority is not acting honestly, where it had a suspicion that there was something wrong and did not make further inquiries. अरे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, पुलिस थाने में बैठे हुए थे, उनके सामने से बेटा किसी पर्टिकुलर घर में से या शॉप में से चोरी हो रही थी, लेकिन वो बेटे बेटे देख रहे थे. वो बोल रहे थे कि यार जब तक कोई हमारे पास एफआईआर लिखाने नहीं आएगा तब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे. और बोले जैसे कोई पर्सन एफआईआर लिखवाने आएगा तो हम लोग तुरंत इमीडिएट एक्शन लेंगे. तो बोले प्रोसीडिंग की शुरुआत कहां से होगी? एफआईआर से. और जबकि वो तुम्हारे सामने क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है. क्या तुम्हें इस चीज की नॉलेज थी? क्या तुम्हारे बोनाफाइड इंटेंशन है या मेलाफाइड इंटेंशन है? मेलाफाइड. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मेलाफाइड इंटेंशन. हियर वी कैन नॉट से कि इट इज अ बोनाफाइड इंटेंशन. ठीक है. द टर्म गुड फेथ हैज डिफाइंड differently in different enactments. Okay, this definition is good faith does not apply to the enactment which contains a special definition of the term good faith. Okay, मतलब जहां पर अलग से good faith की definition देके रखी हुई है वहां पर 322 applicable नहीं होगा. And the definition given in the particular enactment has to follow. फिर उसके लिए वही follow होगी. This definition may be applied only if there is nothing repugnant in subject or context. तो repugnant का मतलब होता है contrary, against, oppose, विरुद्ध, खिलाफ ना हो, उसको अपन लोग बोलते हैं यहाँ पर रेपिजेंट. बहुत सारे इसको रेपिगेंट भी बोलते हैं, बहुत सारे इसको रेपिजेंट भी बोलते हैं. इट इज अ मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते. चलो अब ये केस आया भाई इन मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग. इट वाज पॉइंटेड आउट दैट द एक्सप्रेशन गुड फेथ इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं था, फिर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्लियरली बोल दिया था, बोले हम ऐसे घटिया गुड फेथ की डेफिनेशन जो कि जीसीए में मेंशन है हम लोग उसको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे. द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ इज जनरली अंडरस्टूड इन द सिविल लॉ in which may be taken as a practical guide in understanding the expression in the contract act is that nothing is said to be done in good faith which is done without due care. तो भाई साहब आप गुड फेथ में आपको ऑनेस्टी का एलिमेंट तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए पता है? ड्यू केयर भी होना चाहिए. एन अटेंशन एज इज एक्सपेक्टेड विद अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. और एक समझदार व्यक्ति से जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो ऐसे ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है, वो उसको सारे एक्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे. एंड ऑनेस्टी, honest purchase made carelessly without making proper inquiries cannot be have been made in good faith as so as to convey good title. तो भाई साहब यहाँ पर आप लिख लेना, क्या नाम था हमारे भाई का? गोपी एन टमाटर एग्जाम्पल. गोपी एन टमाटर एग्जाम्पल. टोमेटोज एग्जाम्पल्स. अगली जो डेफिनेशन है बेटा, इट इज अबाउट गवर्नमेंट, सरकार की डेफिनेशन. तो बोले सरकार का मतलब केंद्र सरकार भी होता है, राज्य सरकार भी होता है. ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी होता है. ठीक है, हाँ. तो देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट शेल इंक्लूड्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट. Hence, wherever the word government is used, it will include central government and state government both. देख रहे हो, एक बार यहाँ पर भी लिखा और एक बार यहाँ पर भी hence करके लिख दिया. ठीक है, आगे इन्होंने बोला हुआ है the object of this definition is to make it clear that the word government frequently used as an convenient abbreviation may be construed according to the context in either of two sense indicated. गवर्नमेंट जनरली कनोट्स थ्री विंग. तो कनोट का मतलब होता है कि वो डिफाइन करना, किसी चीज को एलोबरेट करना, बताना. ठीक है, तीन अलग अलग विंग को बताती है. तो ये ऐसा आपने सुना होगा यार, जब भी लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तीन अलग अलग विंग होते हैं. एक कौन सा विंग होता है बेटा? लेजिस्लेचर. एक कौन सा होता है? एग्जीक्यूटिव. और एक कौन सा होता है? जुडिशियल. ये बेसिकली इसमें कोर्ट वोट आती है, इसमें लॉ बनाने वाले लोग आते हैं और इसमें लॉ को अप्रूव करने वाले लोग आते हैं. ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर का काम होता है थिंक टैंक जैसा, ये सोचते हैं कि यार दिस इज द प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन देता है? एग्जीक्यूटिव.
और अल्टीमेटली उसको अप्लाई कौन करता है? जुडिशरी। तो जुडिशरी में कौन आते हैं आपको पता है? कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। बट इन अ नैरो सेंस इट इज यूज टू कनोट टू द एग्जीक्यूटिव ओनली। केवल और केवल यहाँ पर लॉ बनाने वालों की बात होती है इन अ नैरो टर्म, मीनिंग टू बी असाइन टू दैट एक्सप्रेशन, ठीक है। कंस्ट्रू का मतलब बेटा उसको रिप्रेजेंट करना, बताना, एलिब्रेट करना। देयर डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑन विच इट इज यूज। तो सिंपल सी बात है भाई, हमसे यदि कोई भी पूछे कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, हमको गवर्नमेंट की डेफिनेशन में केवल और केवल इतना ही बताना है कि गवर्नमेंट इंक्लूड्स सेंट्रल एंड स्टेट बोथ, ठीक है। और गवर्नमेंट के तीन अलग अलग यहाँ पर क्या बता के रखे, पिलर्स बता के रखे। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। डन क्या बेटा? डन क्या? ओके। अगली डेफिनेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अरे यार, ऐसी सिक्योरिटी जो इशू करती है गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इवन हमारे पार्लियामेंट की पावर आने के बाद, मतलब पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, यदि कोई सिक्योरिटी इशू करके रखी हुई थी किसी डोमिनियन लेजिस्लेचर ने या उस समय की किसी गवर्नमेंट ने, तो भी हम लोग उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान लेंगे। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कि पार्ट बी स्टेट की गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी इशू करके रखी है उसको एक्सक्लूड कर देना। सर ये पार्ट बी की स्टेट ने जो सिक्योरिटी इशू करके रखी है गवर्नमेंट ने, उसको क्या बोलेंगे? कौन होता है पार्ट बी में? बेटा अभी तक अपन लोगों ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन छोड़ के रखी है। आपको पता है अर्लियर बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा जो इंडिया था ना, वहां पर राजा महाराजा पद्धति चलती थी। तो कहीं पे राजा महाराजा पद्धति होती थी, कहीं पर लेफ्टिनेंट कल्चर चलता था, कहीं पर यूनियन टेरिटरी सिस्टम चलता था। तो ऐसे अलग अलग पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट और पार्ट सी स्टेट थे। सर हमको उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानना है, तो देखो ना बेटा, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी स्टेट, ठीक है। और देखो सबके नाम लिखे हुए। यहाँ पर गवर्नर प्रोविनियंस थे, ठीक है। यहाँ पर ये प्रिंसली स्टेट थे, यहाँ पर राजा महाराजा पद्धति चलती थी। यहाँ पर चीफ कमिश्नर्स थे। और बेटा यहाँ पर ना इनको अपन लोग पार्ट डी को ना जनरली बोल देते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय कौन होते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट होते थे। ऐसे अलग अलग यहाँ पर स्टेट होते थे, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये देखो, ये राजा महाराजा पद्धति जिसको राज प्रमुख बोलते थे, ये रहा, है ना। और ये कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे इसमें हैदराबाद आते थे, आपको याद है कौन था वो फेमस हैदराबाद का? निजाम। तो वो जो निजाम, अबे, है ना, हैदराबाद का निजाम। फिर जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह और जय सिंह दो बड़े फेमस राजा थे, ठीक है। वैसे वैसे ही अपने मध्य भारत में भी थे, ठीक है। राजा भोज वगैरह हुआ करते थे। भोज तो भोपाल में होते थे। विक्रमादित्य होते थे, ठीक है। फिर मैसूर था, पटियाला था, ईस्ट पंजाब स्टेट थे, ऐसे अलग अलग, राजस्थान, सौराष्ट्र। वो पहले अपना एमपी भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। हाँ, महाराष्ट्र भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड, सब अलग अलग पार्ट में थे, ठीक है। हाँ, मराठवाड़ा, विदर्भ अलग था, ये सब अलग थे। चलो ये बाद में बात करेंगे अपन लोग। तो पार्ट बी स्टेट को छोड़ देना। नाउ ऑलरेडी ये डिस्कशन हम लोग कल कर चुके थे, जहां पर अपन ने फिशरी और फिशिंग का एग्जाम्पल लिया था। अरे बोलो ना। और किसको सीए बनाया था? मोक्ष को। और मोक्ष को सीए बनाने का, मोक्ष का है वो रहा छुपा हुआ है बेटा। हाँ, और मोक्ष को अपन ने क्या करवाया था भाई? मछलियों का बिजनेस करवा दिया था। तो जो लाइसेंस ले रहा था बेटा, वो लाइसेंस फिशरी था और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। बोलो ना। लो साहब, ये 326 में डेफिनेशन लिखी है। ऑल दो कल डेफिनेशन अपन ने देख ली थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, तो डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव वन है। अरे कैसी है डेफिनेशन? इंक्लूसिव। मतलब यहाँ पर ये जो चार टेस्ट बता के रखे हुए, ये तो चार टेस्ट है ही, लेकिन यदि किसी दूसरे एक्ट में कोई और टेस्ट बता दिए इन चारों के अलावा, तो उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। पर आपको पता है दिस डेफिनेशन इज रेस्ट्रिक्टिव वन। हाँ बोले क्या बात कर रहे हो? इंक्लूसिव भी और इंक्लूसिव के साथ साथ रेस्ट्रिक्टिव वन भी है। मैंने बोला हाँ, जो भी एसेट्स मतलब जो भी प्रॉपर्टी इन पर्टिकुलर क्राइटेरिया को यदि फुलफिल करेगी या इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी, तो ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बनेगी। अदरवाइज वो मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट कर दी जाएगी। तो रेस्ट्रिक्टिव क्यों है? इस क्राइटेरिया में आना चाहिए। इंक्लूसिव क्यों है? क्योंकि इन चार के अलावा भी कुछ और हो सकता है। और जो भी इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी, वो डायरेक्टली कौन सी प्रॉपर्टी मानी जाएगी बेटा? मूवेबल। और मूवेबल को कहां पर डिफाइन करके रखा है? 336 में। तो 336 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। अरे बोलो हाँ या ना। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट टू राइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, permanently fastened to anything attached to the earth, and it is inclusive definition and contains 4 element। वाह भाई, इसको बोलते हैं सस्ते नशे। वापस से 4 पॉइंट: लैंड, बेनिफिट टू राइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, थिंग्स परमानेंटली फेस्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। ओके, यहां पर इन्होंने बोला है where in any enactment the definition of movable property is to be
इज इन द नेगेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। तो सिंपल सी बात है यार, इंक्लूसिव वन है और नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यदि ये क्राइटेरिया फुलफिल हुए तो ही वो इमूवेबल मानी जाएगी, अदरवाइज वो इमूवेबल नहीं मानी जाएगी। The definition is given in the General Clauses Act will apply to the expression given in the enactment। तो यदि कहीं पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दी गई है तो हम लोग कौन से डेफिनेशन को फॉलो कर लेंगे? सेक्शन नंबर 326 को। एक काम करो, तीन डेफिनेशन मैंने आपको बैक टू बैक पढ़ा दी है, 323, 324 और 326 अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। ये तीनों डेफिनेशन आप पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ना। इस एग्जाम्पल नंबर 17 में इन्होंने बोला है राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस में कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, इसको हम लोग क्या मानेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टीज मानेंगे। Whereas to right to drain of water is not immovable property. Any machinery fixed to the soil, standing crop can be held as immovable property according to the General Clauses Act। और यदि ये कट कर दी जाएगी बेटा ये क्रॉप को, और ये जो भी स्टैंडिंग क्रॉप है अभी ये जमीन पे अटैच्ड है, रूटेड है, यदि इसको कट कर देंगे तो ये मूवेबल बन जाएगी। लेकिन जब तक आप कट नहीं करोगे तब तक ये क्या मानी जाएगी? इमूवेबल। पता है, देखो ये राइट ऑफ वे एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस का मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। मान लीजिए हमारी लाइव बैच में एक बच्चा है जिसका नाम है भाई विनय। और ये विनय के पास ना एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है, और जिसपे इन्होंने क्या करके रखे भाई? प्लॉटिंग करके रखी हुई है, ठीक है? ऐसे अलग 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 प्लॉट काट के रखे हुए। ये एक ऐसी रो है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये 7D डिजाइन है बेटा। इसके आगे पीछे भी और बहुत सारे प्लॉट है, ठीक है? अब क्या हुआ, ये जो कॉलोनी है ना भाई, इसकी कॉलोनी का नाम भी इसने विनय कॉलोनी रख दिया। वीसी के नाम से बड़ी फेमस हुई है ये कॉलोनी, ठीक है? बोले वीसी है, विनय कॉलोनी, ठीक है? ये जो कॉलोनी थी ना बेटा, ये कॉलोनी कट करने के बाद बेटा यहां से ना अचानक से एक नेशनल हाईवे प्लान हो गया। यहां से नेशनल हाईवे प्लान हो गया। और आपको पता है विनय की जो कॉलोनी थी ना बेटा, वो रोड से 200-300 मीटर अंदर थी। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले नॉर्मल सड़क हुआ करती थी, जहां से कॉलोनी तक पहुंचने के लिए ना विनय ने क्या कर दी थी, उस सड़क से कॉलोनी तक पहुंचने के लिए ना अपनी एक अंडर कॉलोनी की ही रोड बना दी, जिससे रास्ता कहां पर जाता बेटा? अंदर कॉलोनी में जाता। पता है भाई साहब ने 5,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट बेचे। और बेटा जैसे ये नेशनल हाईवे यहां पर सेंक्शन हुआ ना, अचानक से इसके रेट ना बेटा 20,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गए। तो जितने उसने पहले बेच दिए थे वो तो ठीक है, लेकिन अब जो बचे हुए बाद में जो भी 2-4-5 प्लॉट है, वो सारे के सारे 2-4-5 प्लॉट जो है वो किस रेट पर बेचेगा? अभी 20,000 रुपए स्क्वायर फीट पे। पता है पूरी कॉलोनी बस गई, सारे अच्छे लोग रहने आए यहाँ पर, कमिश्नरेट लेवल के, है ना, टॉप व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग यहाँ पर रहने आए। आपको पता है ये जो एरिया था, ये सड़क से लगाकर यहाँ तक का ये एरिया अराउंड अराउंड ना 10,000 स्क्वायर फीट था। कितना एरिया था बेटा? ये 10,000 स्क्वायर फीट। आपको पता है ये 10,000 स्क्वायर फीट, ये पूरी कॉलोनी वॉलोनी डेवलप होने के बाद में भाई साहब ने क्या किया पता है? विनय ने अपने दोस्त यश कबाड़ी वाले को, ठीक है, ठीक है, यश कबाड़ी वाले को क्या किया पता है बेटा? ये जो पूरी की पूरी जगह थी ना, ये बेच दी और बोले आप ना अपना कबाड़ी का यहाँ पर बिजनेस करो। और भाई साहब उसने यहाँ पर ना अपना वेयर हाउस बना लिया और पूरा कबाड़ यहाँ पर बनने लग गया। आपको पता है ये यहाँ पर इस प्लॉट पे रहने वाले लोग, यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ रहने वाले लोग, सब लोग परेशान। बोले हमारे घर पे जाने का रास्ता कहाँ है? सब लोग विनय के पास गए। अरे बोले आपकी इतनी फेमस कॉलोनी वीसी के नाम से थी, तुमने क्या किया? बोले इट्स माय प्रॉपर्टी, इट्स माय चॉइस, आई कैन डू एनीथिंग। बोले नो वन कैन स्टॉप मी, मेरे ऊपर कोई किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। इन्होंने बोला कि अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? ये
घर तक पहुंचने का ये रास्ता है, और ये रास्ता है, इसी वजह से हमने यहाँ पर ये घर लिए थे, और हमने जब ये प्लॉट यहाँ पर लिए तो इट इज डीम्ड टू बी अज्यूम कि ये रास्ता भी बाय डिफॉल्ट हम लोगों को क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, इस पे आपका कोई भी अधिकार नहीं है। और जब ये मैटर कोर्ट में गया तो आपको पता है कोर्ट के जज ने, यहाँ पर इंडिया में एक एक्ट होता है जिस एक्ट को अपन लोग बोलते हैं ईजमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट बोलते हैं बेटा? ईजमेंट एक्ट। वो ये बोलता है, ईजमेंट का मतलब होता है मूलभूत सुविधाएं। तो नाउ यहाँ पर ये जो प्लॉट बेचे थे ना, ये प्लॉट तक पहुंचने का ये जो रास्ता था, इट इज कम इनटू द डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट। तो आपको पता है यहाँ पर जब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी विनय ने यहाँ के रहने वाले रहवासी लोगों को ट्रांसफर करी थी, तो बाय डिफॉल्ट ये जो रास्ता था, ये रास्ता भी क्या हो गया है, वहां पर ट्रांसफर हो गया है। तो क्या ये प्रॉपर्टी अब विनय बेच सकता है क्या? नहीं, ये प्रॉपर्टी अब कॉलोनी वालों की हो गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड, ये जो रास्ता है, ये रास्ता भी क्या माना जाएगा? इमूवेबल। और जब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी इन लोगों को ट्रांसफर हुई तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी किसको ट्रांसफर हो गई बेटा? ये कॉलोनी वाले लोगों को ट्रांसफर हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। तो ये हुआ मेरा एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, चलो अगली डेफिनेशन फटाफट से देखेंगे। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल, कारावास। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इसको? जेल या कारावास। पता है बेटा आपको, जेल या कारावास जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। बोले क्या बात कर रहे हो? यस, या तो ये होता है बेटा, इसको ना बहुत सारे लोग रिकॉरियस भी बोलते हैं, जबकि एक्चुअल में ये रिग्रस होता है। क्या होता है बेटा? ये रिग्रस। और एक हो जाएगा बेटा सिंपल। ठीक है, एक कैसा होता है? रिग्रस, और दूसरा कौन सा होता है? सिंपल। बेटा रिग्रस को ना और सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है विथ लेबर। आजकल लेबर की स्पेलिंग ऐसे लिखने लग गए। ठीक है, नया फैशन चल गया है ना, लेबर की स्पेलिंग इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, विथ लेबर। तो विथ लेबर का मतलब होता है सश्रम सजा। मतलब बेटा यदि आपको कभी जेल हो गई है तो आपको केवल और केवल जेल में बैठकर सीए की पढ़ाई करने की परमिशन नहीं मिलेगी, आपको जेल में रहकर काम भी करना पड़ेगा, जेल में चक्की भी चलानी पड़ेगी, जेल का खाना भी खाना पड़ेगा, जेल का पानी भी पीना पड़ेगा, और जेल की रोटी भी खानी पड़ेगी, जो भी वॉट एवर भी। ठीक है, तो विथ लेबर इम्प्रिजनमेंट होती है, उसको अपन लोग बोलते हैं सश्रम। आपको पता है जब भी आपको ऐसा ऑफेंस करते हो विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक मोरालिटी, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं पता है? विथ लेबर इम्प्रिजनमेंट, यानी कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। और एक होती है बेटा सिंपल। आपने यदि कोई ऑफेंस किया, आराम से जेल में बैठो, सुबह 6 बजे उठो, 6 बजे उठ के पढ़ाई करो, रात को 6, 8, 9, 10 बजे जितनी बजे सोना है सो जाओ। ठीक है, उठो पढ़ाई करो, खाओ पियो सो जाओ, उठो पढ़ाई करो, खाओ पियो सो जाओ, दैट्स इट। तो ऐसी जो जेल होती है उसको अपन लोग यहाँ पर कौन सी जेल बोलते हैं? सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ये इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद बेटा गजब की बात कर रहे हैं, इंडियन लॉ। तो बेटा इंडियन लॉ वो लॉ होता है, एक काम करेंगे, इंडियन लॉ को भी अपन सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन के साथ ही पढ़ लेंगे। ओ माय गॉड, अगली डेफिनेशन मंथ की। भाई मेरा लेवल नहीं है, बस मैं आपको इतना बता देता हूं, प्लीज डू नॉट कंसिडर एज मंथ का मतलब सावन भादो चैत्र बैसाख कार्तिक माघ सुदी पोष, ऐसा कंसिडर नहीं करना है आपको। यहाँ पर मंथ का मतलब क्या होगा बेटा? ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इमूवेबल नहीं होती, उस सारी प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सी बोल देते हैं बेटा? मूवेबल बोल देते हैं। ओथ की डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑफेंसेस का मतलब कोई अपराध होता है, और कोई भी एक्टिविटी ऑफेंस तब मानी जाएगी विच इज पनिशेबल अंडर द एनी ऑफ द लॉ विच इज टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, अगली जो अच्छी डेफिनेशन मिलती है मुझे, ये भी बेटा कैटेगरी ए क्लास ए डेफिनेशन है ये। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है 2 नंबर के लिए। What do you mean by official gadget? Write short note on official gadget. Explain official gadget. तो बेटा ऑफिशियल गैजेट वो चीज होती है जब भी गवर्नमेंट को अपनी कोई बात कम्युनिकेट करनी रहती है, पब्लिक एट लार्ज को बतानी रहती है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं? ऑफिशियल गैजेट। तो सी ऑफिशियल गैजेट शेल मींस, या तो एक होगा बेटा गैजेट ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और जब स्टेट गवर्नमेंट को अपनी बात बोलनी होगी तो ये क्या होगा बेटा? ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। ठीक है, अब यहां पर ये देखना है कि ऑफिशियल गैजेट पब्लिश कौन करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी में पब्लिश होता है, इसको इश्यू करने वाला डिपार्टमेंट कौन होता है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया इज एन पब्लिक जर्नल एंड इट इज ऑथोराइज लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिश कैसे होता है? ओ माई गॉड, ध्यान रख लेना बेटा, जब भी एमसीक्यू बनेगा यहां से एमसीक्यू आ सकता है, और ये पढ़ के जाना अच्छे से कि पब्लिश कैसे होता है ऑफिशियल गैजेट वीकली। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिकेशन। ओके, कौन पब्लिश करता है इसको? गवर्नमेंट ऑफ पब्लिकेशन।
और बेटा गवर्नमेंट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो किसके अंडर में आता है? इट इज अ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है। As a public journal, the Gazette printed official notice from the government and it is authenticate in the content, accuracy and strictly in accordance with the government policies and decisions. So इसीलिए इसको कौन प्रिंट करता है बेटा? गवर्नमेंट का इंडियन प्रेस, मतलब जो गवर्नमेंट का खुद का प्रेस होता है वहीं से पब्लिश होता है, ठीक है, जिसको अपन लोग बोलते हैं प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, यहीं से प्रिंट होगा। ये भी याद कर लेना, ये भी एमसीक्यू का कंटेंट है। ये कहां से प्रिंट होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना खुद का पर्सनल प्रेस है, वहीं से प्रिंट होगा ये। दिस इज ऑफिशियल गैजेट। पर्सन की डेफिनेशन, अरे क्या बात कर रहे हो, इंसानों की डेफिनेशन। बोले जो इंसान है वो तो है ही, इसमें इंक्लूड कर लेना कंपनी को भी, एसोसिएट्स को भी, एसोसिएशन को भी और बॉडी कॉर्पोरेट को भी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं। रजिस्टर्ड का मतलब जो किसी एक्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स यदि आप रजिस्टर्ड करवा लेते हो अंडर दी स्पेसिफिक एक्ट तो वो रजिस्टर्ड बन जाता है। रूल, शेड्यूल, सेक्शन, सब सेक्शन, ओ माय गॉड, स्वेयर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। राइटिंग, ठीक है। और ईयर, ईयर का मतलब हमेशा ध्यान रखना बेटा ब्रिटिश कैलेंडर ईयर होगा, है ना। यहाँ पर विक्रम संवत ऐसा नहीं चलेगा भाई, ठीक है। कोई मोमेडियन कैलेंडर नहीं चलेगा, कोई यहूदी कैलेंडर नहीं चलेगा, कोई पारसी कैलेंडर नहीं चलेगा, है ना, कोई जैनिज्म वाला कैलेंडर नहीं चलेगा। यहाँ पर जो कैलेंडर चलेगा वो कौन सा चलेगा? ब्रिटिश। एक काम करो, फटाफट से इम्प्रिजनमेंट से लगाकर लास्ट तक की पूरी डेफिनेशन कंप्लीट करो। देखो इधर, अब इन्होंने ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है ये हमारा पूरा होता है, एक्सेप्ट वो जो एक दो डेफिनेशन हम लोगों ने छोड़ के रखी है वो। ये जो सेक्शन नंबर 4 है ना, इसको स्वाहा कर दो, स्वाहा। कॉग्नेंट मीनिंग मतलब जनरल सेंस में, सेक्शन नंबर 4A को भी कर दो स्वाहा, ठीक है। तो 4 और 4A हमने कर दिया है स्वाहा। नाउ अब यहां पे आते हैं अच्छे डिस्कशन। जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, भले ही एमसीक्यू आ जाए लेकिन आता जरूर है, ठीक है। सबसे पहले बेटा ये सेक्शन नंबर 5 है, एंड दिस सेक्शन नंबर 5 इज टॉक अबाउट कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनेक्टमेंट्स। किसी बात कर रहा है बेटा ये? कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनेक्टमेंट। अभी अपन लोग इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट दोनों डेफिनेशन पढ़ के आए थे। तो बेटा कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनेक्टमेंट एकदम सिंपल है कि कोई भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस जिस दिन पे आया, जिस दिन पे नोटिफाइड हुआ, यदि मान लीजिए वहीं पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इसकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी आज नहीं किसी और डेट पर होगी, तो वो भले ही नोटिफाइड आज हुआ है लेकिन एप्लीकेबल मतलब उसका कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनेक्टमेंट उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से इसकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या जैसे मैंने आपको वो आईसीडीआर का एग्जांपल लेके दिया था, ठीक है। तो आईसीडीआर आ भले ही पहले गया था, नोटिफाइड भले ही पहले हो गया था, लेकिन एप्लीकेबल कब से हुआ था बेटा? वो बाद में एप्लीकेबल हुआ था। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला? यहां पर इन्होंने बोला है कि साहब जिस दिन पे वो नोटिफाइड हो रहा है, यदि वहां पर उसकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्लियरली मेंशन करी गई है तो ये माना जाएगा ये उसी दिन से एप्लीकेबल हुआ और उसी दिन से एग्जिस्टेंस में आया है। लेकिन यदि मान लीजिए केवल और केवल ये पब्लिश हो गया और कोई डेट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है और सेक्शन नंबर 1 भी आ गया और बाकी और अदर सेक्शंस भी आ गए, तो ये माना जाएगा जिस दिन ये नोटिफाइड हुआ उसी दिन से एनेक्टमेंट में भी आ जाएगा। देखो साहब यहां पर इन्होंने बोला है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कमिंग इनटू फोर्स, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनेक्टमेंट। पहले एक मिनट रुकना, क्या है सेक्शन नंबर 5 की फिलोसॉफी आपको समझ में आ रही है क्या? ये आ रही है कि यदि कोई भी इनेक्टमेंट आपके पास एग्जिस्टेंस में आ रहा है, तो कोई भी इनेक्टमेंट यदि एग्जिस्टेंस में आ रहा है तो उसके एग्जिस्टेंस में आने की यदि डेट स्पेसिफाइड है तो वो उसी डेट से एप्लीकेबल होगा, भले ही वो आ कभी भी गया हो। लेकिन यदि कोई भी डेट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो जिस दिन आया है उसी दिन से वो क्या मान लिया जाएगा? एप्लीकेबल मान लिया जाएगा। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट has not specifically mentioned a particular date to come into the force, it shall be implemented on the date on which it received the assents of the Governor General in case of central acts made before the commencement of the Indian Constitution and or President in case of act of Parliament। तो पहले कौन हुआ करते थे? गवर्नर जनरल, और जब पार्लियामेंट के पास पावर आ गई तो अब ये काम कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट।
नीचे देखो एग्जाम्पल देके रखा हुआ है। The Companies Act 2013 receive assent of the President of India on 29th of August and notified official gazette में कब हुआ है बेटा ये 30th अगस्त को with an enforcement of section number 1 oh accordingly the Companies Act 2013 come into the force on the date it publication in the official gazette क्योंकि उस समय बताया नहीं था ये कब से एप्लीकेबल होगा और सेक्शन नंबर 1 उसी दिन इंट्रोड्यूस भी कर दिया था। तो ये क्या माना जाता है, ये इनेक्टमेंट कब से आ गया है बेटा हमारा 30th ऑफ अगस्त, जिस दिन क्या हुआ है ऑफिशियल गैजेट में इन्होंने पब्लिश कर दिया है। अरे बोलो, अब पता है यहां पर नीचे केस लॉ मिलेगा। क्या केस लॉ मिलेगा पता है क्या? ट्वेंटी 29th ऑफ अगस्त 2013 को अप्रूवल मिली। किसकी अप्रूवल मिली? प्रेसिडेंट साहब की। और आपको पता है बेटा उसी रात को न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ और 30th अगस्त 2013 को ये किसके बीच में आ गया बेटा? पब्लिक के बीच में। और आपको पता है लगभग दिन के 11-12 बजे के आसपास सभी को ये बात पता लग गई। तो बेटा यहां पर ना इन्होंने एक चीज बड़ी क्लियरिटी से मेंशन कर दी है कि जो डेज होंगे ना वो हमेशा एब्सोल्यूट डेज होंगे। और यदि कोई भी पूछेगा कि कंपनीज एक्ट एग्जिस्टेंस में कब से आया, तो बेटा आपको वहां पर ना 30th अगस्त 2013 ही बोलना है। यू कैन नॉट से 29.5 ऑफ अगस्त 2013। तो डेज जो है वो हमेशा कैसे चलेंगे? एब्सोल्यूट चलेंगे। और जिस दिन ये लॉ में अप्रूवल जिस अथॉरिटी की चाहिए थी उसकी अप्रूवल मिलने के बाद जब ये पब्लिक के नॉलेज में आता है, जिस दिन आता है उस दिन को इसकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी माना जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ठीक है, देखिए साहब इधर एक क्या बोलता है, अभी वो बाद में आएगा। इन्होंने यहां पर बोला है वेयर इफ एनी स्पेसिफिक डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज प्रिस्क्राइब इन ऑफिशियल गेजेट एक्ट शैल बी एक्ट शैल इनटू एनफोर्समेंट फ्रॉम सच डेट। अरे बोलो। और देखो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2015 वाज इशूड बाय सेबी। कब दे दिया था? 14 अगस्त 2015 को दे दिया था बेटा, ठीक है। लेकिन ये इफेक्ट में कब से आया था? क्लियरली लिख दिया था 1st ऑफ जनवरी 2016 से इफेक्ट में आएगा। Here this regulation shall come into the force from 1st of January 2016 rather than the date of notification in the official gazette। क्या बात समझ में आती है? अरे बोलो। यहाँ पर कुछ 3-4 बातें हैं। बात नंबर 1, बात नंबर 2, बात नंबर 3 और बात नंबर 4। आओ सारी बातें करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 710। आपको पता है दिस इज कॉल्ड साइटेशन। इसको साइटेशन बोला जाता है। पता है इसको रीड कैसे करते हैं? बोले यदि किसी इंसान को AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिटेल में पढ़ना है, ओरिजिनल जहां पर ये लिखा हुआ है, तो बोले आप ना 1982 की AIR नाम की बुक निकालना और उसके ना पेज नंबर 710 पे चले जाना, वहां पर आपको एक केस लॉ लिखा हुआ मिलेगा। दिस इज कॉल्ड साइटेशन। पता है साइटेशन तो एक लीगल लैंग्वेज है जिसको लेमन लैंग्वेज में बोला जाता है रेफरेंसेस। ठीक है, जैसे अपन लोग कभी भी कोई भी एक्ट पढ़ते रहते हैं, वहां पर अपन लोग हर कभी किसी ना किसी एक्ट का रेफरेंस ले लेते हैं। यार जैसे तुम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो, वहां पर रिलेटिव वर्ड आता है तो आप रेफरेंस लेते हो कि रिलेटिव सेम एज व्हिच इज मेंशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 277 में। जब भी गुड्स की बात आती है तो हम लोग बोल देते हैं गुड्स इंक्लूड्स सेक्शन नंबर 27 में ऑफ सोगा में जो भी गुड्स लिखी हुई है उसको अपन लोग मूवेबल गुड्स मानेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। करेक्ट है? तो ऐसा आप लोग क्या करते हो बताए? रेफरेंस लेते हो। वो रेफरेंस को लॉ की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? साइटेशन। कि जब भी आपको उसको रेफर करना होगा डायरेक्टली आप वहां चले जाओ, उसको देख लो, आपको डिटेल में मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया that where an act empowers the government to bring any of the provision into operation on any day which is deemed fit, no court can issue the mandamus। अरे यार सिंपल सी बात है यार, ये मैंडेमस का मतलब होता है बेटा डिक्री। या मैंडेमस को आप ऐसा, हाँ डिक्री लिख लो बेटा। डिक्री का मतलब क्या होगा? ऑर्डर। पहले पूरा पढ़ लो, बस मैंडेमस को ऑर्डर या डिक्री लिख लो बेटा। देखो वापस से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। Observe that where an act empowers the government to bring any of the provision into the operation on any day which is deemed fit, no court can issue the mandamus with a view to compel the government to bring the same into operation on a particular day। अरे यार
लॉ बनाने की पावर किसके पास है भाई? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ने पावर किसको डेलीगेट करके रखी है? गवर्नमेंट को, वेदर इट कैन बी सेंट्रल और स्टेट। तो यार गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉ बनाएगी और अपने हिसाब से उसको अप्लाई करेगी ना यार। कोई भी कोर्ट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर पास नहीं कर सकती है कि आपको ये लॉ इसी दिन लाना पड़ेगा। ये पावर, ये मर्जी, ये पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी किसके पास है भाई? गवर्नमेंट के पास है। नो कोर्ट कैन इंटरफेरेंस इनटू दैट पर्टिकुलर मैटर। कोई भी कोर्ट इस पर्टिकुलर मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये बात यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो यहां पर ये केस लॉ हुआ था और ये केस लॉ में यही बात बोली थी कि लॉ बनाने की और लॉ को बनाने के बाद इशू करने की ओनली एंड सोनली पावर इज विद गवर्नमेंट। नो कोर्ट कैन इंटरफेरेंस विद इन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर लॉ मेकिंग। कोई भी कोर्ट उनको डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आपको इसी पर्टिकुलर डेट पर लाना पड़ेगा। आई होप मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है, बाद में आप भूल जाओगे। लिख लो इसको हिंदी में, मैं जो बात आपको बोलना चाह रहा हूं। लिखो बेटा जल्दी से, लिखो। लॉ मेकिंग पावर इज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट। लॉ मेकिंग पावर इज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एंड कोई भी कोर्ट गवर्नमेंट की इस पावर में इंटरफेरेंस नहीं करेगी और गवर्नमेंट को नहीं बोलेगी कि आपको लॉ इसी पर्टिकुलर डेट पर लाना है, ठीक है? तो जिसकी पावर है वही डिसाइड करेगा कब लाना है। कोर्ट यहां पर बीच में फटे में टांग नहीं अड़ा सकती है बेटा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्या हुआ था आपको पता है? हाउएवर इन अल्तेमियस रियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1988 SC 1768, it was held that if a sufficient time has elapsed, oh, oh, since an act or any of its provision has been passed, oh, and it has not been brought into the force by the government, the court through a writ can direct the government to consider the question as to when the same should begin to operate. और इसके ऊपर ध्यान देना, सुमड़ी में मत पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर। सुनो इसका मीनिंग क्या है बेटा। यदि गवर्नमेंट ने कोई एक डेडलाइन दे दी थी कि हम लोग ना इस पर्टिकुलर डेट पर ये जो बनाया हुआ लॉ है, लॉ बना दिया, इन्होंने ऑफिशियल गैजेट में क्या कर दिया, इसको पब्लिश भी कर दिया और बोल दिया था कि हम लोग ना इस डेट पर इसको एप्लीकेबल कर देंगे। लेकिन जब वो डेट आई ना तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो भाई साहब आपको पता है, कोर्ट उनको ये नहीं बोलेगा, मतलब कोर्ट उनको ये नहीं बोलेगी कि आप अभी के अभी एप्लीकेबल करो। बट पता है कोर्ट जो है ना वो एक रिट पिटीशन इशू करेगी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पर ना कोर्ट उनसे ये पूछेगी कि यार एक बात बता दो, ये डेट जो तुमने बोली थी ये तो निकल गई, अब हमको फाइनल डेट बता दो ना, आप कब से एप्लीकेबल करोगे। वी आर वेटिंग यार, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डिसाइडिंग ना कि किस डेट से एप्लीकेबल करना है, गिव देम पावर टू अस, ये पावर ट्रांसफर कर दो, शिफ्ट कर दो, हम इस लॉ को क्या कर देंगे यहाँ पर एप्लीकेबल कर देंगे। तो पहला क्या बोलता है कि ये पावर गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट विल डिसाइड कि कब ये एक एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन आपने एक डेट बता दी थी, वो डेट चली गई, तो कोर्ट आपसे पूछ सकती है कि बेटा लास्ट डेट बताओ, नेक्स्ट डेट बताओ कब एप्लीकेबल होगी। और यदि तुम ये एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हो ना तो आप हमें ये पावर दे दो, हम आपकी इस पावर को क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को? यदि ये बात समझ में आ रही है तो आगे और देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है। हाँ जी, रीट एक तरीके का, रीट मतलब इट इज अ फंडामेंटल राइट। हमेशा अपन लोग क्या करते हैं कि जनरली ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल होती है, बट इफ देयर इज नो ऑर्डर ना तो जनरली बोला जाता है नो ऑर्डर नो अपील। पर अब कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जिसके अगेंस्ट में आपको अपील फाइल करना ही करना है, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमको रीट्स दी गई है। 5 तरीके की रीट होती है अलग अलग, उसमें से मैंडेमस भी एक तरीके की रीट है, हेबियस कॉर्पस एक तरीके की रीट होती है कि यदि आपने किसी को अरेस्ट करके रखा हुआ है बिना किसी रीजन के, तो वो अपील कर सकता है कि मुझे आप छोड़ो, मुझे अरेस्ट करने का रीजन तो बताओ। तो वहां पर एक हेबियस कॉर्पस होती है, एक प्रोहिबिशन होती है, एक शर्शरी करके एक रीट होती है ना, और एक जनरल रीट होती है। ऐसी 5 टाइप की अलग अलग रीट होती है विच इज मेंशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? चल आगे इन्होंने बोला हुआ है, ध्यान से देखना। इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस महेश नारायण AIR 2013 SC 1778, Supreme Court held that okay, effective date of rules would be when the rules are published through wide gazetted notification and not from the date when the rules were under the preparation। यार क्लियर बात बोल दी है कि कोई भी रूल तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं करोगे। केवल और केवल बनाकर अपने पास रख लेने से वो रूल एप्लीकेबल नहीं हो जाता है।
वो रूल एग्जिस्टेंस में कब माना जाएगा? जब वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा। सर हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी ऐसे रेफरेंसेस कोड होते हैं क्या? अरे बिल्कुल होते भी नहीं भाई, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी होते हैं, ठीक है, अपने लॉ में भी कई बार आए हुए हैं। ऑल्सो लॉ टेक्स नो कॉग्निजेंस ऑफ फ्रैक्शन, ये तो वो वाली बात हो गई बेटा कि यदि मान लीजिए आपका सारी चीजें लोगों को 11 से 12 बजे के बीच में पता लग गई, तो आप ये नहीं बोलोगे 29:30 अगस्त को ये लॉ पास हुआ था, है ना, यू हैव टू से 30 अगस्त को, ठीक है। तो लॉ टेक्स नो कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, किसी चीज को कंसिडर करना, of fraction of day. Thus, where the act provided that it is come into the force on the first day of January, it will be come into the force as soon as the clock has struck on 12 on the night of between the 31st of December. तो भले वो 31st of December को रात में 12 क्यों ना बची हो और अचानक से वो अगला दिन क्यों ना लग गया हो, तो भी हम लोग उसको क्या मानेंगे? 1st of January मानेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? और यदि ये बात तुम्हें समझ में आई है, यहाँ पर इन्होंने एक लास्ट बात बोली है अंडर द सेक्शन नंबर 5, दैट इज प्रिजम्पशन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिविटी। प्रिजम्पशन अगेंस्ट किसकी बात हो रही है बेटा यहाँ पर? रेट्रोस्पेक्टिविटी। सर जैसे किसी का भी 20-30 साल पुराना केस हो, वो भी हमें मिल सकता है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो आप? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903, बुकलेट नंबर 49, पेज नंबर 549 ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, दोनों जगह केस तो आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो 1903 का मिल जाएगा। अरे उससे पहले छोड़ो, उससे पहले बेटा नाथुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस, अरे बहुत पुराने, अरे अंग्रेजों के जमाने के केस तो मिल जाएंगे बेटा। तुम क्या बात कर रहे हो? अभी आप तुम देश में देख नहीं रहे हो क्या क्या कांड हो रहे हैं, ठीक है। पुरानी पुरानी ऐतिहासिक चीजों के नीचे से मंदिर निकाले जा रहे हैं, मूर्तियां निकाली जा रही है, ठीक है। तो हमारे देश में जब इतने साल पुराने चीजें निकाली जाती है, तो बेटा फिर ये तो सब क्या ही चीज होती है ना, कुछ भी कर सकते हो बेटा। इट इज कंसिडर्ड एज पुरातत्व विभाग ऑफ इंडिया। प्रिजम्पशन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिविटी। देखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है फ्रॉम बैक डेटेड, और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है आज और आज के बाद से, मूविंग फॉरवर्ड, जिसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कोई भी अमेंडमेंट आया आज, लेकिन आप उसको एप्लीकेबल कब से कर रहे हो बेटा? बैक डेटेड, पीछे से, ठीक है। मतलब बैक डेट से आप उसको एप्लीकेबल कर रहे हो। अमेंडमेंट आया आज, लेकिन आप एप्लीकेबल कब से कर रहे हो? बैक डेट से। इन्होंने बोला है, बोले भाई सुनो, कान खोल कर सुनो, अच्छे से सुनो, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी कोई लॉ इंडिया में आएगा, और अनटिल अनलेस, जब तक कुछ भी अन्यथा अदरवाइज मेंशन किया गया ना हो, तब तक वो आने वाला लॉ उस दिन से एप्लीकेबल होगा और उसके बाद से एप्लीकेबल होगा। जो डेट उसके अंदर मेंशन की गई है वो जनरली कभी भी बैक डेटेड एप्लीकेबल नहीं होगा। हाउएवर, लॉ को लाते समय यदि आपने ये क्लियरली मेंशन कर दिया था कि लॉ भले ही आ जा रहा है लेकिन ये एप्लीकेबल बैकडेटेड होगा, तो ही उस केस में वो लॉ बैकडेटेड एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का मतलब होता है अजम्पशन, यदि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो वो बैकडेटेड नहीं होगा, वो लॉ जो होगा वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा, मतलब आज और आज के बाद से। लेकिन यदि आपको उसको रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल करना है, तो आपको ये क्लियरली स्टैट्यूटरीली मेंशन करना पड़ेगा कि ये लॉ जो है वो आज आ रहा है, लेकिन एप्लीकेबल कब से होगा? बैकडेटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या